और आइए रुक करते हैं देश भर की 100 खबरों का। जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी के दो नेता आमने सामने आ गए हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद रामकुमार सैनी ने कहा कि ओबीसी कोटे से जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। रामकुमार सैनी ने कहा कि अगर जाटों ने आरक्षण को लेकर दबाव बनाया तो गैर जाट समुदाय इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। उधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जाटों को आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं। रोहतक में एक सभा में बालियान ने कहा कि आरक्षण जाटों का हक है, वो उन्हें मिलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी है। ये समय मिला है उनको मुलाकात का। ये मुलाकात आज दोपहर 12 बजे होगी। इस मुलाकात में वो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रिश्तों के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मुलाकात में एलजी के साथ खींचतान, बस डिपो, स्कूलों के लिए रियायती दर पर भूमि की खरीद और दिल्ली के हालात पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उस समय उन्हें पीएम से मिलने का मौका नहीं मिला था। राधे मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली डॉली बिंद्रा सोमवार देर रात अपना बयान दर्ज कराने मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन पहुंची। बयान दर्ज कराकर जैसे ही वो बोरीवली पुलिस थाने से बाहर निकली तो पत्रकारों से बात करने लगी। उसी समय डॉली को धमकी भरा फोन आया, जिसके बाद एक बार फिर वो थाने के अंदर गई और शिकायत की। जिस नंबर से डॉली को फोन आया, पुलिस उसका पता लगाने में जुटी है। सीतामढ़ी की एक अदालत में सोमवार को राधे मां के खिलाफ एक वकील ने केस दायर किया। वकील चंदन कुमार ठाकुर ने राधे मां पर धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही राधे मां पर अधिवक्ता ने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया। इससे पहले भी राधे मां के खिलाफ मुंबई समेत कई शहरों में मामले दर्ज हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को सम्मान करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल ने उनका घर खाली कराया जा रहा है। दरअसल अंकित गोयल के मकान मालिक सुनील कुमार अग्रवाल को समाजवादी पार्टी के नेता भागीरथ यादव ने धमकी दी है कि अंकित गोयल से मकान खाली करवाया जाए। इस सिलसिले में मकान मालिक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित जानकारी देकर बताया है कि अगर उन्होंने मकान खाली नहीं किया तो उसकी जानमाल को खतरा है। बता दें कि हाल ही में मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि सामूहिक रेप के आरोप बेबुनियाद होते हैं, क्योंकि किसी एक के साथ 4 लोग कैसे रेप कर सकते हैं। मुलायम इस बयान पर स्वतः संज्ञान लेकर अंकित गोयल ने यहां पर मुलायम के खिलाफ सम्मन जारी किया। हालांकि बाद में जिला न्यायाधीश ने इस पर स्टे कर दिया। महंगाई क्या बढ़ी है कि बीजेपी मंत्रियों की मुसीबत भी बढ़ गई है। अब तो वो अच्छे दिन आने के नारे से भी मुकर रहे हैं। इंदौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने कभी भी अच्छे दिन की बात नहीं कही थी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो तो एक नारा था जो कि पार्टी ने नहीं बल्कि आम जनता ने दिया था। साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए ही ये नारा आम लोगों ने दिया कि अच्छे दिन आएंगे और राहुल नानी के घर जाएंगे, जबकि ये बात सच नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कैंपेन का प्रमुख नारा था और जब बीजेपी को जीत मिली तो वडोदरा की रैली में पीएम मोदी ने नारा लगाया था कि अच्छे दिन आएंगे। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में ज्यादा झगड़ा ना बढ़े, इसे लेकर बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी नेता चिराग पासवान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत चली है, लेकिन एनडीए में इसे लेकर कोई झगड़ा नहीं है। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी से सीट समझौते पर स्थिति जल्द साफ करने की मांग की। साथ ही दोनों पार्टियों ने बीजेपी को सीटों का बंटवारा 1 हफ्ते के अंदर करने के लिए कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को 67 और एलजेपी को 74 सीटें देने की वकालत की। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बगावती सुर बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने फिर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बिहार के सीएम पद के लिए सही उम्मीदवार बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बीजेपी में सीएम पद की कई उम्मीदवार हैं, अगर उनमें सहमति नहीं बनती है तो रामविलास पासवान इसके लिए सही उम्मीदवार हो सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये फैसला बीजेपी हाईकमान पर ही निर्भर करता है। उनकी व्यक्तिगत राय है कि रामविलास मुख्यमंत्री बने। सोमवार की भारी गिरावट के बाद आज सबकी नजर फिर से शेयर बाजार पर होगी। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का रुख जारी है। चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों की चिंता के बीच अमेरिकी शेयर बाजार भी खुलते ही लुढ़क गया। सोमवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। बाजार में भारी गिरावट की वजह से निवेशकों को 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। हाल ही के दिनों में पहली बार बाजार की पूंजी 100 लाख करोड़ से नीचे पहुंच गई। ये शेयर बाजार के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट है। वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक ने जोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी सेंसेक्स संभला नहीं और निफ्टी और सेंसेक्स करीब 6% गिरावट के साथ बंद हुए। परीक्षा घोटाले के लिए बदनाम हो चुका व्यापम के दफ्तर का पुराना फर्नीचर अभी भी नोट उगल रहा है। सोमवार को भोपाल में व्यापम कार्यालय के एक पुरानी टेबल की दराज से 11,90,000 रुपए मिले। ये टेबल व्यापम के पूर्व सिस्टम एनालिस्ट CK मिश्रा की है, जो कि फिलहाल जेल में है। पुलिस ने पैसों की थैली जब्त कर ली है।
इसके अलावा ड्रॉर में कुछ कागज और मामले में आरोपी नितिन महिंद्रा के नाम का 75,000 रुपए का चेक भी है। बताया जा रहा है कि पुराने टेबल की मरम्मत के दौरान बढ़ई को ये पैसे मिले। पैसे मिलने की खबर फैलते ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापम के अध्यक्ष अरुणा शर्मा की कार को घेरा और व्यापम के दफ्तर के सामने जमकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारे लगाए। रविवार को दिल्ली मेट्रो में नशे में धुत हंगामा करने वाले पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के मुताबिक हंगामा करने वाले पुलिस वाले की पहचान कर ली गई है। बस्सी के मुताबिक जो भी पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल रविवार को नशे में चूर पुलिस वाला मेट्रो में चढ़ा, लेकिन खुद को एक जगह संभाल ही नहीं पा रहा था नशे की वजह से। यही नहीं, नशे में धुत पुलिस वाला मेट्रो के दरवाजे को भी खोलने का आदेश देने लगा। यात्रा कर रहे एक यात्री ने ही पुलिस की इस हरकत का पूरा वीडियो बनाकर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट किया। दिल्ली के नजरगढ़ इलाके में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र शुभम की हत्या का आरोपी उसी के साथियों पर लगा है। शुभम जिंदल अपनी क्लास का मॉनिटर था और टीचर के कहने पर उसने शैतान करने वाले बच्चों के नाम सौंपे। आरोप है कि इसके बाद टीचर ने बच्चों की पिटाई की। नाराज छात्र शुभम को रविवार शाम पिज्जा पार्टी के बहाने बाहर ले गए और इसके बाद शुभम लौटकर नहीं आया। रात को पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। प्याज की बढ़ती कीमत पर घमासान मचा हुआ है। वहीं खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का दावा है कि 1 महीने में प्याज के दाम पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को जमाखोरों पर लगाम लगाने की चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली सरकार ने नेफेड पर चिट्ठियों की राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल नेफेड ने कहा कि जब प्याज सस्ती थी तब हमने दिल्ली सरकार को खरीदने के लिए चिट्ठी लिखी। प्याज की बढ़ी कीमतों से महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ गई। इस पर महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सोमवार को एनसीपी ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया और प्याज के बुके बनाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देने पहुंच गए। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के 2 मरीन कमांडो को संयुक्त राष्ट्र की ट्रिब्यूनल ने राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक भारत और इटली आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। दरअसल इटली ने संयुक्त राष्ट्र में अपील करते हुए मांग की थी कि आरोपियों के खिलाफ भारत में चल रहे मुकदमे को खत्म किया जाए। इटली ने तर्क दिया था कि जहाज इटली का था, इसलिए कानूनी कार्रवाई का अधिकार इटली के पास है। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इटली को अंतरिम राहत दी। एफटीआई के छात्रों और डायरेक्टर से बात करने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय की टीम आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कुछ दिन पहले ये टीम पुणे गई थी, जहां उन्होंने एफटीआई संस्थान में हो रही सारी गतिविधियों को देखा और इसके अलावा हड़ताली छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स से बातचीत की। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में एफटीआई संस्थान में नए चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने के लिए लगातार हड़ताल जारी है। असम में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश में यहां पे असम के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ने करीब 6 लाख लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जबकि 47.65 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। नेपाल के दक्षिणी तराई इलाके में झोपड़ों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना तैनात की गई है। बताया जा रहा है मारे गए लोगों में 7 पुलिस अधिकारी और एक बच्चा शामिल है। हिंसक संघर्ष पश्चिमी जिले कैलाली में तब हुआ जब स्थानीय थारू समुदाय के लोगों ने कर्फ्यू तोड़ा और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। सरकार का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस का घेराव किया था और उन्हें कुल्हाड़ियों और छड़ों से पीटा था। नेपाल में नया संविधान तैयार करने को लेकर लोगों में राय ली जा रही है। नए संविधान में अपने अधिकारों के लिए पिछले 10 दिनों से अल्पसंख्यक समुदायों और जातियों के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत रद्द होने के बाद पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि हमारे पास एटमी हथियार हैं और हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। साथ ही अजीज ने कहा कि भारत ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे वो रीजनल सुपर पावर हो। अजीज ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के शामिल होने के हमारे पास सबूत हैं। सरताज ने कहा कि हमें सबूत देने के बदले पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना भारतीयों का काम हो गया है। जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर नांदिया कला में रहने वाले प्रेम सुखदास ने अपनी मां की तकलीफ दूर करने के लिए पहाड़ काटा। 2007 और 9 तक प्रेम सुख ने खुदाई की और बांध बनाया, लेकिन पहली ही बारिश में पानी के बहाव में बांध की दीवार ढह गई। फिर भी उनका हौसला नहीं कम हुआ और इस बार 60 फीट की पहले से ज्यादा मजबूत दीवार बनाई और वो यहाँ पानी को रोकने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल सामने आई। शहर में निकली कावड़ यात्रा में मुस्लिम महिलाएं शामिल हुईं। कावड़ यात्रा निकलते वक्त मुस्लिम महिलाएं काफ़ी खुश और उत्साहित दिखी। मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि हम सभी एक हैं और इस तरह के आयोजन में एकता का सबूत मिलता है। बिहार के नवादा में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान महिला की किडनी निकाले जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि निजी नर्सिंग होम में यहां पर इस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। किडनी निकाले जाने की खबर के बाद नाराज परिजनों ने साई हार्ट हॉस्पिटल, जहां पे घटना घटी है, वहां पर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की, हंगामा किया।
फिलहाल महिला को जांच के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों की शिकायत की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम भी बनाई गई है। गुड़गांव सेक्टर 5 के राम मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर मंदिर के दान पात्र में रखे हजारों रुपए चुराकर फरार हो गए। इनकी ये वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने पुजारी की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कानपुर के कल्याणपुर में कुछ बदमाशों ने पहले एक लड़की से छेड़खानी की। जब उसके भाई और पिता ने विरोध किया तो बदमाशों ने तीनों को सड़क पर बुरी तरह पीटा। बाद में जान बचाकर ये लोग थाने पहुंचे तो वहां भी कोई सुनने वाला नहीं था। थाने में ना तो थानेदार था और ना ही इंस्पेक्टर। जबलपुर में बर्फ से बना हुआ विशाल शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। शिवलिंग की ऊंचाई 7 फीट है। कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में युवक की हत्या का पुलिस ने महज चंद घंटों में ही खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मजदूरी का काम करने वाले लक्ष्मण और उसके साथ काम करने वाले दीवान का कल देर शराब पीने की वजह से यहां पर विवाद हुआ, जिससे नाराज होकर यहां पर यह झगड़ा काफी बढ़ा। उसके कुछ ही देर बाद दीवान घर से कुल्हाड़ी लेकर लक्ष्मण के कमरे पर पहुंचा और ताबड़तोड़ वार करने लगा। फिल्म निर्देशक अनीस बज़मी की कॉमेडी फिल्म वेलकम बैक की स्टारकास्ट जयपुर पहुंची। अभिनेता अनिल कपूर और जॉन इब्राहिम ने शहर में जमकर फिल्म का प्रमोशन किया। अनिल कपूर और जॉन इब्राहिम आदर्श नगर स्थित एसवी पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां कलाकारों ने प्रमोशन के दौरान बच्चों और फैंस के साथ मस्ती की। कोलंबो टेस्ट में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 278 रन से हरा दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 134 रन पर ढेर हुई। इस जीत के साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हुई। भारतीय फिरकी गेंदबाज आर अश्विन ने रिकॉर्ड बनाया। अश्विन ने सीरीज के 2 टेस्ट मैचों में अब तक 17 विकेट लिए, जो किसी भी भारतीय ने अब तक नहीं किया। कोलंबो टेस्ट के बाद कुमार संगकारा के सम्मान में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जर्सी दी, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से मैसेज लिखा हुआ था और खिलाड़ियों के हस्ताक्षर थे। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज से सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और रिद्धिमान साहा चोटिल होने के कारण बाहर हो गए, जिनकी जगह नमन ओझा और करण नायर को टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने दिसंबर में भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज नहीं होने की संभावना जताई। शहरयार खान ने इसके पीछे दोनों देशों के बीच सुरक्षा मुद्दा बताया। प्रो कबड्डी लीग में सीजन 2 में खिताब पर यू मुंबा ने कब्जा किया। मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में यू मुंबा ने बेंगलुरु बुल्स को हरा दिया। सिंसिनाटी मास्टर में रॉजर फेडरर ने वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर खिताब अपने नाम किया। फेडरर ने जोकोविच को 7-6, 6-3 से हराते हुए 87वीं एटीपी टाइटल अपने नाम किया। सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर लिया गया है और बॉलीवुड का अब तक का ये सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। इसकी शूटिंग एक शीश महल में हुई है। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा सायरा बानू के 71वें जन्मदिन पर रविवार को मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने उन्हें हमेशा की तरह शुभकामनाएं दी। बिग बी ने ट्विटर पर सायरा को बधाई दी। अमिताभ ने सायरा के साथ फिल्म जमीर और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में काम किया है। शाहरुख ने दिलवाले की शूटिंग खत्म होने पर फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी को एक गाड़ी गिफ्ट की है। शाहरुख ने रोहित को एक रेंज रोवर गिफ्ट की है। हाल ही में रोहित इस गाड़ी में घूमते नजर आए।